गुड आफ्टरनून। आज हम फर्स्ट ईयर में से वैदिक दौर का मुतालिया करेंगे और वैदिक दौर पर इंशाल्लाह आज हम लेक्चर होगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वादी सिंध की तहज़ीब के बारे में पढ़ा था, किस तरह से वादी सिंध की तहज़ीब जो जदीद तहज़ीब हिंदुस्तान की तारीख़ में बड़ी अहमियत रखती है और मौरख़ीन ये मानते हैं कि वादी सिंध की तहज़ीब जो थी वो उस दौर के 4000-5000 क़ब्ल मसीह के दौर की बहुत ही तरक्की याफ़्ता जदीद तहज़ीब थी। और वो तहज़ीब जो है उस ज़माने के मशहूर शहर मिस्र की तहज़ीब से और मेसोपोटामिया की तहज़ीब के हम असर थी, यानी कि उसके बराबर थी, क्योंकि 4000-5000 क़ब्ल मसीह में मिस्र तहज़ीब बहुत ही तरक्की याफ़्ता जदीद और कह सकते हैं कि बेहतरीन तहज़ीब थी। और मेसोपोटामिया जो अब मौजूदा इराक़ है, ये वहाँ वो तहज़ीबें थी उस दौर में, उस ज़माने क़दीम में, जो बहुत ही तरक्की याफ़्ता तहज़ीब कहलाती थी। जब हिंदुस्तान के वादी सिंध के इलाक़े में मंजूधारा के मकाम पर, हड़प्पा के मकाम पर खुदवाइयाँ की गई थी, तो वहाँ पर जो ज़रूफ़ मिले थे, जो चीज़ें मिली थी, जो हम लोग मतलब हम लोग जो चीज़ें वहाँ से दस्तयाब हुई थी आसार क़दीमा के, उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये तहज़ीब जो है उस शहरों की हम असर थी, यानी कि उस शहरों के बराबर की तहज़ीब थी। इसलिए हिंदुस्तान की तहज़ीब जो वादी सिंध की तहज़ीब को बहुत ही तरक्की तहज़ीब कहा जाता है। ये मालूमात हमें 1921 में खुदवाइयों के दौरान, 1921 से 1935 के दरमियान जो खुदवाइयाँ हुई है, उन खुदवाइयों के दौरान ये तमाम दस्तावेज़ात मिले, तमाम ये निशानात मिली हैं, तमाम ये अशिया मिली हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता। तो हड़प्पा तहज़ीब और मंजूधारा तहज़ीब जो है एक जैसी तहज़ीब थी। ये दोनों शहर अलग अलग थे। मंजूधारा से 100 किलोमीटर के फासले पर ये हड़प्पा तहज़ीब थी। खुदवाइयों में अलग अलग वक्त में ये खुदवाइयाँ हुई थी। तो मंजूधारा में जो हमको आसार मिले थे, अशिया मिली थी, ज़रूफ़ मिले थे, जो चीज़ें मिले थे, जो हथियार मिले थे, औज़ा मतलब धात से बनी हुई, हड्डियों से बनी हुई जो भी अशिया मिली थी, वही शक्ल के, वही टाइप के, वही हजम के जो अशिया जो है हड़प्पा तहज़ीब में मिली थी, जिसकी वजह से हड़प्पा तहज़ीब और मौजूदा तहज़ीब भी एकसानियत ही बोल के मौरख़ीन मानते हैं। तो उसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज हम हड़प्पा तहज़ीब से, मौजूदा तहज़ीब से आगे बढ़ते हुए वैदिक दौर में आते हैं। वैदिक दौर जो हिंदुस्तान की तारीख़ में बहुत ही अहम संगमेल रखता है, संगमेल की हैसियत रखता है, बड़ी अहमियत रखता है वैदिक दौर है, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख़ में वेदों का दौर जो रहा है वो दौर भी बहुत ही तमद्दुनी, तहज़ीबी, सक़ाफ़ती दौर माना जाता है, कहा जाता है, रहा भी है। तो हिंदुस्तान की तारीख़ में वैदिक दौर जो है एक संगमेल की हैसियत रखता है। ये अंदाज़ा लिया गया है कि वैदिक दौर हिंदुस्तान में 1500 क़ब्ल मसीह से लेकर 600 क़ब्ल मसीह का दौर रहा है, यानी कि 1500 क़ब्ल मसीह से लेकर 600 क़ब्ल मसीह का जो दौर रहा है हिंदुस्तान में, वो दौर वैदिक दौर को से जोड़कर देखा जाता है, वही दौर वैदिक दौर कहा जाता है। इस दौर में लोगों के रहन सहन में कई तब्दीलियाँ आई थी, यानी कि ये जो दौर रहा है वैदिक दौर, उस दौर में उस दौर के लोगों में, उस दौर के शहरियों में, उस दौर के कल्चर में जो है बहुत से रहन सहन में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई थी वैदिक दौर को। इसलिए मौरख़ीन जो है ये तब्दीली को देखते हुए, रहन सहन की तब्दीली को देखते हुए, समाजी तब्दीली को देखते हुए मौरख़ीन वैदिक दौर को दो अदवार में तकसीम करते हैं, यानी कि दो दौर में तकसीम करते हैं। दो दौर कौन से थे? पहला इब्तिदाई दौर कहा जाता है। इब्तिदाई वैदिक दौर जो रहा है वो 1500 क़ब्ल मसीह से 1000 क़ब्ल मसीह तक रहा है, यानी कि पहला इब्तिदाई वैदिक दौर जो था वो 1500 क़ब्ल मसीह से 1000 क़ब्ल मसीह तक रहा है। उसके बाद जो दूसरा दौर है उसको माबाद वैदिक दौर कहा जाता है। माबाद वैदिक दौर कहा जाता है ये दौर जो रहा है 1000 क़ब्ल मसीह से लेकर 600 क़ब्ल मसीह तक ये दौर रहा है। इस तरह से ये वैदिक दौर को दो अदवार में तकसीम कर दिए हैं। दो अदवार में तकसीम इसलिए किया है समझने में भी आसानी हो सके और तहक़ीक़ात के दौरान भी आसानी हो सके, इसलिए मौरख़ीन दो दौर मानते हैं, यानी कि पुराना इब्तिदाई दौर अलग, माबाद वैदिक दौर अलग। तो ये दो दौर को तकसीम किया गया है, दो दौर में तकसीम किया है वैदिक दौर।
اور ایک بات آریاؤں کے ہندوستانی ذیل براعظم کو ہجرت کرنے کے بارے میں مورخین میں نمایاں اختلافات پائے گئے ہیں. یعنی کہ آریہ ویدک دور جو شروع ہوتا ہے، آریہ کے داخلے کے بعد، ہندوستان میں آریہ کے داخلے کے بعد ویدک دور شروع ہوتا ہے. ویدک دور کو جوڑ کر دیکھتے ہیں، ویدک دور کو آریہ کے دور کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو آریوں کی ہندوستان میں آمد جو رہی ہے، ذیلی براعظم ہندوستان میں آمد جو رہی ہے، ان کا جو داخلہ رہا ہے، وہ ہجرت کر کے کہاں سے آ رہے تھے، کس مقام سے آ رہے تھے، کس شہر سے آ رہے تھے، اس کا تو کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا. لیکن جب یہ ہجرت کریں ایک مقام سے دوسرے مقام کو جو منتقل ہوتے ہیں اسے ہجرت کہا جاتا ہے. تو آریہ کہاں سے آئے تھے پتہ نہیں، کس ملک کا ان کا اصل وطن کون سا ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں. لیکن جب وہ ذیلی براعظم ہندوستان میں جب داخل ہوئے ہیں تو ان کے ہجرت کرنے کے بارے میں جو ہے مورخین میں نمایاں اختلافات پائے گئے ہیں. یعنی کہ کب آئے، کس سال میں آئے، اور کس زمانے میں آئے، اپنے ساتھ کیا کلچر لائے، اپنے ساتھ کیا تہذیب لائے، یہ تمام اس میں اختلافات ہیں مورخین میں. ہر مورخ جب تحقیق کر رہا ہے تو اس نے موریہ کے بارے میں الگ الگ نظریات رکھے ہیں. تو ذیلی براعظم میں جب وہ ہندوستان میں ہجرت کر کے ہندوستان میں داخل ہوئے تو ان کے بارے میں صحیح معلومات فراہم نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے کئی مورخین کے خیالات میں، فکر میں، تحریروں میں اختلافات پائے جاتے ہیں. اس دور میں 4 وید، یعنی کہ اس دور میں جو ہے 4 وید تھے، یعنی مذہبی کتابیں لکھی گئی تھیں. یعنی کہ 1500 قبل مسیح سے لے کر 600 قبل مسیح کے درمیان اس دور میں جو ویدک دور کہا جاتا ہے، اس دور میں 4 وید لکھے گئے ہیں. 4 وید جو ہے مذہبی کتابیں تھیں. یہ وید جو ہے ہندوؤں کی مذہبی کتابیں تھیں. وید کے اوپر ہی ہندو مذہب ٹکا ہوا ہے. ہندو مذہب کی بنیاد وید پر ہی رکھی گئی ہے. تو یہ 4 کتابیں لکھی گئی تھیں جس کے تحت اس دور کو ویدک دور کہا گیا ہے. تو جو اس دور کو جو ویدک دور کہا گیا ہے، یہ 4 وید جو کیا بولتے ہیں، آریہ ہجرت کر کے ہندوستان میں داخل ہوئے تو وہ اس دور میں وید لکھے گئے ہیں 4 وید. وہ 4 وید کو دور کو ہی ویدک دور کہا جاتا ہے. آریوں کی آمد کا دور کو بھی ویدک دور کہا جاتا ہے، اسی سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے. تو اس دور کو ویدک دور کہا جاتا ہے. یہ 4 مقدس جو کتابیں ہیں ان کے نام ہیں. ایک ہے راگ وید، پہلی کتاب جو تھی راگ وید ہے. یہ راگ وید کے بعد 3 مزید کتابیں آئی ہیں. یہ مقدس کتابیں ہندوؤں کی مقدس کتابیں ہیں. میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں میں کہ وید پر ہی، ویدک کتابوں پر ہی ہندو مذہب کی بنیاد رکھی گئی ہے. تو پہلا جو وید تھا وہ وید تھا راگ وید. دوسرا جو تھا سام وید. راگ وید کے بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے سام وید. سام وید میں بھی ہندو مذہب کے رسم و رواج کے تعلق سے، پوجا پاٹ کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے لکھی گئی ہے. اس کے تیسرا جو وید ہے، وہ تیسرا وید جو ہے یجر وید. یجر وید ہے تیسرا وید. اس میں بھی ہندو مذہب کے تعلق سے ہی پورے معلومات فراہم کی گئی ہے. اس کے بعد آخری جو وید ہے وہ اتھر وید ہے. یہ وید ایک کی دوسرے، راگ وید، سام وید، یجر وید، اتھر وید. یہ 4 ویدوں میں ہندوؤں کے رسم و رواج، ہندوؤں کے بھجن، گیت، کیرتن جو بھی ہے اس کتابوں میں لکھی گئی ہے. انہی 4 کتابوں پر جو ہے ہندو مذہبی بنیاد رکھی گئی ہے. تو 4 کتابیں بتلائی گئی. ان کتابوں کے ذریعے ہمیں اس دور کے حالات زندگی معلوم ہوتی ہے. ان 4 ویدوں کے ذریعے، ان 4 مذہبی کتابوں کے ذریعے ہم لوگوں کو اس دور کے سماجی زندگی کے تعلق سے اور سماجی زندگی حالات زندگی کے تعلق سے معلومات فراہم ہوتی ہے. جب یہ 4 وید کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو 1000 قبل مسیح سے لے کر 600 قبل مسیح کے درمیان جو حالات زندگی تھی، جو سماجی زندگی تھی، جو عقائد تھے، جو مذہبی زندگی تھی، وہ تمام ہم کو ان ویدوں کے ذریعے معلومات ہوتی ہے. یہ مقدس کتابیں تو ہے لیکن اس دور کے حالات زندگی کو بھی عکاسی کرتی ہے. یہ کتابیں اس دور کے حالات زندگی کو بھی پیش کرتی ہیں یہ کتابیں. تو یہ کتابوں کا مطالعہ کرنے سے ہم لوگ یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ اس دور میں کس طرح حالات زندگی تھی انسانوں کی، کس طرح سے لوگ زندگی بسر کرتے تھے، یہ بات سامنے آتی ہے. اس کے علاوہ ویدوں کے علاوہ 2 روزمیہ نظمیں بھی تھیں. روزمیہ نظمیں یعنی کسی واقعے کو نظم میں پیش کرنا روزمیہ نظمیہ کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد رامائن بھی لکھی گئی ہے، مہابھارت بھی لکھی گئی ہے. یہ جو ہے ویدک کتابوں کے بعد
महाभारत वेदिक में लिखी गई। समझिए, महाभारत वेदिक में चार बातें आई हैं कि रोज़ नामे नज़में, 2 रोज़ नामे नज़में थी, और एक रामायण थी, एक महाभारत थी। ये किताब में जो है वैदिक किताबों के बाद ये मुक़द्दस किताबें लिखी गई है। मुक़द्दस कहिए या फिर उस दौर की तारीख़ को बयान किया गया है। बहरहाल ये जो दो रोज़ नज़में और आपका रामायण और महाभारत जो लिखी है वैदिक दौर वैदिक किताबों के बाद ये किताबें लिखी गई है। इन किताबों को भी हिंदुइज़्म में अहमियत दी जाती है, हिंदू मज़हब में अहमियत दी जाती है। जो महाभारत वैदिक दौर में लिखी, बताया ना कि ये जो 2 रोज़ में नज़में हैं, महाभारत रामायण जो है महाभारत वैदिक दौर में लिखी गई है। ये वो नज़में हैं, वो नज़में हमें उस दौर के तमद्दुन, समाज, मजहबी अक़ायद के बारे में मालूमात फ़राहम करती है। यानी कि जो 2 रोज़ में नज़में हैं, महाभारत है, रामायण है, ये नज़में, ये क़िस्से कहानियाँ या फिर ये जो नावल वगैरह कहिए, फिर कुछ भी है, ये रोज़ में नज़में है, उस दौर के तमद्दुन के ताल्लुक़ से, समाज के ताल्लुक़ से, उस दौर के अक़ायद के ताल्लुक़ से हम सबको मालूमात फ़राहम करती है, मालूमात मुहैया करती है। तो ये महाभारत वैदिक दौर में लिखी गई किताबें थीं, महाभारत वैदिक दौर में लिखी तहरीरें थीं। तो इस ज़रिए उस दौर के हमको मालूमात फ़राहम होती है, उस दौर के बारे में, उस दौर की समाजी ज़िंदगी के बारे में, उस दौर के मज़हब के बारे में, उस दौर के अक़ायद के बारे में, उस दौर के तमद्दुन के बारे में हम लोगों को मालूमात फ़राहम होती है। तो ये वैदिक जो है वैदिक दौर हिंदुस्तानी तारीख़ में बड़ी अहमियत इसीलिए रखा जाता है कि ये आर्यों के आने के बाद का दौर तस्वुर है। आर्यों के आने के बाद आर्यों के आने के से जोड़कर देखा जाता है वैदिक दौर को। इससे पहले वैदिक दौर का जिक्र नहीं आया था। जैसे इनकी तहजीब पढ़े थे हम, उससे पहले बहुत सारे पढ़े थे, तो उसमें वैदिक का जिक्र नहीं आया। लेकिन जब आर्यों की आमद आई, आर्य हिंदुस्तान में ज़ेली बराज़म में दाखिल हुए, ज़ेली बराज़म हिंदुस्तान में दाखिल हुए, उसके बाद वैदिक दौर के बारे में मालूम। तो ये वैदिक दौर इसलिए अहमियत रखता है। उसके बाद देखिए आर्यों की आमद और उनके ठिकाने। आर्य जब कहाँ से आए उसका तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो हिंदुस्तान में जब दाखिल हुए, उनकी आमद कब हुई और उनके ठिकाने क्या थे, इसके बारे में अब मौरख़ीन अपने अपनी राय रखते हैं। तो लफ्ज़ आर्या जो है संस्कृत ज़बान से माखूज़ किया गया है, यानी कि संस्कृत ज़बान से लिया गया। लफ्ज़ जो आर्या जो है वो संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, उस ज़बान से ही ये लफ्ज़ लिया गया है, जिसके माने होते पुरवक़ार, बाइज़्ज़त, आला मर्तबा। यानी कि आर्याई नस्ल के जो बाशिंदे थे अपने को पुरवक़ार समझते थे, बाइज़्ज़त समझते थे और आला मर्तबा इंसान समझते थे। ये लफ्ज़ आर्या के माने यही निकलते हैं, इज़्ज़तदार के, पुरवक़ार के। तो इस तरह तो आला मर्तबा क्या है। 19वीं सदी ईस्वी में आर्यों को एक नस्ल कहा गया है, यानी कि 19वीं सदी से पहले आर्यों के ताल्लुक़ से कोई वाज़ेह मालूमात फ़राहम नहीं हुई थी। लेकिन जब तहक़ीक़ की गई है, हिंदुस्तानी मौरख़ीन ने आर्यों के ताल्लुक़ से मालूमात फ़राहम की है, तो 19वीं सदी में उन्हें एक नस्ल कहा गया। यानी कि एक नस्ल, ज़ाहिर सी बात, हर एक की अपनी एक नस्ल होती है, हर एक का अपना कबीला होता है, हर एक की अपनी शनाख्त होती है। तो आर्यों का उस ताल्लुक़ से ये किस नस्ल के थे, 19वीं सदी में उन्हें एक नस्ल तस्वुर किया गया। उससे पहले वो नस्ल कहा जाता था या कबीला कहा जाता था या इंसानी कहा, बहर कुछ भी कहा जाता था, लेकिन 19वीं सदी में इन्हें एक नस्ल कहा गया है। हिंदुस्तान में आर्यों का दाखिला एक अहम वाक़या समझा जाता है। हिंदुस्तान में जो है आर्यों का दाखिला एक अहम वाक़या समझा जाता है, क्योंकि यहाँ से तारीख़ बदल जाती है, यहाँ से तमद्दुन बदल जाता है, यहाँ से तहज़ीब बदल जाती है, यहाँ से अक़ायद बदल जाते हैं। तो इसलिए जो है आर्यों के आमद का जो सिलसिला रहा है, आर्य जो दाखिल हुए हैं, ये दाखिला हिंदुस्तानी तारीख़ में बड़ा अहम वाक़या तस्वुर किया जाता है, क्योंकि यहाँ इन्हें आने के बाद हिंदुस्तानी तारीख़ पर गहरे असर मुरतब होना शुरू होते हैं। यहाँ की तहज़ीब पर गहरे असर मुरतब होना चाहता है, यहाँ के रहन सहन में तब्दीली आनी शुरू होती है, यहाँ की समाजी ज़िंदगी में तब्दीली आनी शुरू होती है, यहाँ के मजहबी अक़ायद में तब्दीली आनी शुरू होती है। इसलिए हिंदुस्तान में आर्यों का दाखिला या आर्यों का आना जो है अहम वाक़या तस्वुर किया जाता है, अहम वाक़या समझा जाता है। ये बड़ी अहम बात है। तो आर्य दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैले और अपनी तहज़ीब को पेश किया। आर्य न सिर्फ हिंदुस्तान में आए, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये फैले और अपनी तहज़ीब को पेश किया। क्योंकि ये जो नस्ल का कोई नस्ल या कोई कबीला एक मकाम से दूसरे मकाम जाता है, तो वो अपने साथ अपनी तहज़ीब ले जाता है, अपने साथ अपना कल्चर ले जाता है, अपने साथ अपना फ़न ले जाता है। तो आर्य भी हिंदुस्तान में दाखिल हुए, हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में भी ये फैल
गए और हर जगह ये लोग फैल गए। फैलने के बाद इन्होंने फैलने और अपनी तहज़ीब को पेश किया, यानी कि अपनी तहज़ीब को परवान चढ़ाना शुरू किया। नए लोगों से मिलकर अपनी तहज़ीब से वो अपनी तहज़ीब को उनमें पेश करना शुरू किया। तो ये आर्यों की तहज़ीब जो है बहुत ही तरक्की याफ्ता तहज़ीब कहा जाता है। तो इन्होंने पूरे दुनिया में फैलकर अपनी तहज़ीब को तरक्की देना शुरू किया, अपनी तहज़ीब को अपने कल्चर को पेश करना शुरू किया जिस्मानी एतबार से। अब यहाँ आर्यों का फ़िज़िकल का जिक्र हो रहा है, फ़िज़िकल यानी कि जिस्मानी बनावट के बारे में जिक्र हो रहा है। आर्य किस तरह के थे, वो किस तरह दिखते थे, और वो उनका मतलब स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर उनका फ़िज़िकल किस तरह से था, उसका जिक्र हो रहा है। तो आर्यों के बारे में मौरख़ीन ये कहते हैं कि आर्य जो है जिस्मानी एतबार से ऊंचे ख़द के हुआ करते थे और गोरे रंग के हुआ करते थे और अच्छे नाक नक्श वाले लोग हुआ करते थे। यानी कि आर्यों के फ़िज़िकल के बारे में मौरख़ीन ये लिखते हैं कि ये जो बाहर से आए हैं आर्या, तो हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं, तो उनका ख़द जो है ऊंचा था। अब हमारे पास देखिए जुनूब में ये आर्य जो आया था शुमाल में आया था, जुनूब में हम देखेंगे तो ऊंचे ख़द के भी मिलते हैं, पश्ते ख़द के भी मिलते हैं, बौने भी मिलते हैं, गोरे भी मिलते हैं, काले भी मिलते हैं, नकटे भी मिलते हैं। बहरहाल अलग अलग शक्ल सूरत के लोग हमारे पास जुनूब में मिलते हैं। लेकिन आर्यों के ताल्लुक़ से मौरख़ीन ये मानते हैं कि इनका जिस्मानी जो बनावट थी, इनका क़द ऊंचा था और इनका रंग बहुत ही गोरा रंग के हुआ करते थे और इनके नाक नक्श जो बेहतरीन हुआ करते थे। अच्छे लोग, अच्छे नक्श निगार के लोग हुआ करते थे आर्या। तहज़ीब में भी बहुत आगे थे, ये तहज़ीब में बहुत आगे थे ही बोल के तो ये वह आर्य वैदिक दौर से जोड़कर देखते हैं। तहज़ीब भी इनकी बहुत ही तरक्की याफ्ता थी, ये बहुत ही तहज़ीब याफ्ता लोग थे। तो हिंदुस्तान में आने के बाद वो अपनी तहज़ीब को भी पेश करना शुरू किया था। इन खसूसियात की वजह से आर्या अपने आप को आर्याई नस्ल का होने पर फ़ख्र महसूस करते थे या फ़ख्र समझते थे। यानी कि इन तमाम खसूसियात की होने की वजह से, एक तो ऊंचे ख़त की, दूसरा रंग गोरा, तीसरा जो है आँख नाक के नक्श बेहतरीन खूबसूरत लोग हुआ करते थे, और तहज़ीब भी बहुत बेहतरीन तहज़ीब थी, बहुत ही बेहतरीन कल्चर था, बहुत ही बेहतरीन तरक्की याफ्ता तहज़ीब थी। इन खसूसियात की बुनियाद पर आर्या अपने आप को आर्यन नस्ल के होने पर फ़ख्र महसूस करते थे या फ़ख्र समझते थे, यानी कि अपने आप को बहुत ही बेहतरीन इंसान समझते थे। अपनी नस्ल पर आर्या होने पर वो फ़ख्र महसूस करते थे। हिंदुस्तान में ईरान, यूनान, जर्मनी, इंग्लिस्तान, फ्रांस के लोग खुद को आर्याई नस्ल के बताते हैं। अब देखिए हिंदुस्तान में आर्य जब आए हैं तो ये कहाँ से आए हैं, इसका तो कोई भी वाज़ेह मालूमात नहीं है। मुख्तलिफ़ राय है उनके आने के ताल्लुक़ से, उनके वतन के ताल्लुक़ से। तो हिंदुस्तान में जितने भी ईरानी आए हैं, यूनानी आए हैं, जर्मनी आए हैं, इंग्लिस्तानी आए हैं, फ्रांसीसी आए हैं, ये तमाम जो है अपने आप को आर्या नस्ल से बताते हैं, आर्या नस्ल के समझते हैं, आर्या नस्ल से बताते हैं। आर्यों के असल वतन के बारे में मौरख़ीन काफ़ी इख्तिलाफ़ात रखते हैं। बता कि आर्यों के असल वतन के बारे में मौरख़ीन के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात पाए गए हैं, क्योंकि कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, कोई ऐसे निशानियाँ नहीं मिली, कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली जिसे ये कहा जाए कि ये यहाँ के रहने वाले थे, क्या ये हिंदुस्तान के रहने वाले थे, या फिर ये ईरान के रहने वाले थे, या फिर यूनान के रहने वाले थे, या फ्रांस के रहने वाले थे। ये कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिला। लेकिन इन ईरान से आने वाले, यूनान से आने वाले, जर्मनी से आने वाले, फ्रांस से आने वाले, इंग्लिस्तान से आने वाले, ये सारे शहरी, ये सारे लोग अपने आप को आर्या कहते थे, आर्या बताते थे। और आर्यों के वतन के ताल्लुक़ से मौरख़ीन न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दूसरे मौरख़ीन के बारे में वह भी यही कहते हैं कि आर्यों के असल वतन के बारे में बहुत ही ज़्यादा इख्तिलाफ़ राय पाई गई है मौरख़ीन के दरमियान। अब आम नज़रिया ये है कि आर्या जो है हिंदुस्तान के बाशिंदे नहीं हैं। आम नज़रिया ये कहा जाता है कि आर्या हिंदुस्तानी बाशिंदे नहीं हैं। ये कुछ हद तक मान भी सकते हैं या नहीं मान भी सकते हैं, पूरी तहक़ीक़ करे बाद ही हम ये बात बता सकते हैं। लेकिन मौरख़ीन जो तारीख़दां हैं, जो उस दौर में जो तारीख़ लिखे हैं, तो उन्होंने ये लिखा है कि आर्या हिंदुस्तानी बाशिंदे नहीं हैं। असल हिंदुस्तानी बाशिंदे जो थे वो द्राविड़ी थे। हमारी जो नस्ल है, हमारी जो पास हमारा क़द है, हमारे काटी है, हमारा जिस्मानी स्ट्रक्चर है, अपने शक्ल सूरत है, तो हम लोग अलग अलग डिफरेंस किया तो द्राविड़ी है। असल जो नस्ल है हिंदुस्तान की वो द्राविड़ी नस्ल है। ये जो आर्य थे वो बाहर से आए थे, लेकिन इनके वतन के ताल्लुक़ से वाज़ेह नहीं मालूम। इसलिए मौरख़ीन ये मानते हैं कि आर्य जो है हिंदुस्तानी बाशिंदे
نہیں ہے، ہندوستانی باشندے نہیں ہیں، لیکن بعد میں بعض مورخین یہ مانتے ہیں کہ وہ ہندوستانی ہی باشندے تھے، بلکہ لیکن پہلے تو یہ کہا کہ یہ ہندوستانی باشندے نہیں ہیں، بلکہ کئی صدیوں پہلے شمال مغربی علاقے سے اس ملک میں داخل ہوئے، کئی صدیوں پہلے جو ہے شمال مغربی علاقے سے، شمال مغربی راستے سے، شمال مغربی حصے سے یہ ہندوستان میں داخل ہوئے، اپنے ملک میں داخل ہوئے، ہندوستان میں داخل ہوئے۔ میکس مولر کا کہنا ہے کہ آریاؤں کا اصل وطن وسط ایشیائی علاقہ ہے۔ میکس مولر جو ہے ایک مورخ ہے، تاریخ داں ہے، تاریخ لکھنے والا ہے، اس نے اپنے بیان میں، اپنے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ آریہ کا اصل وطن جو ہے وہ وسط ایشیائی علاقہ ہے، یعنی کہ ایشیا کا درمیانی علاقے کے رہنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو ایشیا ایک بہت بڑا ایشیا ہے، اس میں ہندوستان بھی آیا، ایران بھی آتا، یونان بھی آتا، عراق بھی آتا، پاکستان بھی آتا، چائنا بھی آتا، تو اس طرح سے یہ ایشیائی درمیانی حصے کے رہنے والے لوگ یہ ہے بول کے، ان کا وطن ہے بول کے میکس مولر جو ہے ایک مورخ ہے وہ بتاتا ہے۔ آئیے، جبکہ مورخین کا ایک گروپ یہ سمجھتا ہے کہ آریہ جنوبی روسی علاقے میں یا پھر آسٹریلیا میں رہتے تھے، یعنی کہ میکس مولر یہ بتاتا ہے کہ وسط ایشیا کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ بعد میں مورخین کا ایک اور گروپ ہے، وہ کہتا ہے کہ آریہ جنوبی روسی علاقوں کے یا پھر آسٹریلیا کے رہنے والے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اختلافات پایا گیا ہے، میکس مولر کا نظریہ الگ ہے، دوسرے مورخین کا نظریہ الگ ہے۔ تو وہ دوسرے مورخین کا جو گروپ ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ آریہ جو ہے جنوبی روسی علاقے کے رہنے والے ہیں یا پھر آسٹریلیا کے رہنے والے ہیں، اور وہیں سے ان میں کچھ لوگ مشرقی ممالک میں، یعنی وہیں سے آسٹریلیا سے، روس سے کچھ لوگ وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے، وہاں سے سفر کرتے ہوئے مشرقی ممالک پہنچتے ہیں۔ مشرقی ممالک میں ہندوستان بھی شامل ہے، تو مشرقی ممالک پہنچتے ہیں، ہندوستان اور ایران آئے تو لوگ مغرب میں یورپ کی جانب چلے گئے، یعنی کہ وہ وسط ایشیا کے لوگ ہوں گے یا روسی یا پھر آسٹریلیا کے لوگ ہوں گے، وہ جب ہجرت کر کے مشرقی ممالک میں آئے، ہندوستان آئے اور ایران آئے، تو یہاں کے لوگ جو ہے ہجرت کر کے یورپ کی جانب چلے گئے، اس طرح سے یہ بتایا جاتا ہے۔ تو آریوں کے وطن کے تعلق سے تو اختلافات پائے گئے۔ اب اس کے بعد دیکھیے آریہ ہندوستان میں پہلی بار کس زمانے میں اور کس صدی میں داخل ہوئے، اس کے بارے میں تھوڑے سے معلومات ہم چلیں گے، کیونکہ اس کے بعد اگر وقت بہت کم ہے ہمارے پاس تو ظاہر سی بات ہے اس کلاس کو ہم پھر نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے۔ نیکسٹ کی کلاس میں ہم اس آریوں کے آمد کے بارے میں، آریوں کس زمانے میں آئے اور کس صدی میں آئے، اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ طویل ایک طویل چیپٹر ہے، تو اب ہم وقت کی پابندی دیکھتے ہوئے تھوڑا سا ہم اس میں شارٹ کرتے ہوئے کل انشاءاللہ اس کلاس کو کنٹینیو کریں گے۔ اس بارے میں وہ کس آریہ ہندوستان میں پہلی بار کس زمانے میں آئے اور کس صدی میں کس صدی میں ہندوستان میں داخل ہوئے، اس بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس بارے میں بھی اختلافات رائے ہے، یعنی کہ اس بارے میں بھی کس زمانے میں آئے، کس صدی میں آئے، اس بارے میں بھی مورخین کے درمیان اختلافات پائے گئے ہیں، خیالات ہیں، تو صدیوں تک پھیلا ہوا تھا، یعنی کہ ان کے درمیان، جو مورخین کے درمیان، یہ کس علاقے، کس زمانے میں آئے، کس صدی میں آئے، یہ اس کے تعلق سے بھی مورخین کے درمیان کئی صدیوں تک یہ اختلافات رہے ہیں۔ عام نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی آریہ تقریباً 4000 سال پہلے، یعنی کہ عام نظریہ یہ، مورخین کا عام نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی آریہ جو تھے، آریوں کو دو دور میں تقسیم ہے، پہلی لائن بتایا گیا تھا، آریوں کو دو دور میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک دور ابتدائی دور تھا جو 1500 قبل مسیح سے لے کر 1000 قبل مسیح تک تھا، دوسرا جو مابعد ویدک دور کہا جاتا ہے، یہ جو ہے 1000 قبل مسیح سے لے کر 600 قبل مسیح کا، تو آریہ کی ابتدائی دور کے بارے میں تقریباً یہ 4000 سال پہلے ہندوستان میں داخل ہوئے، یہ ماننا ہے، یہ نظریہ ہے بعض مورخین کا۔ 2001 قبل مسیح میں، قبل مسیح میں 2001 قبل مسیح میں ہندوستان میں داخل ہوئے، یعنی کہ ایک 4000 سال پہلے، وہ 2001 قبل مسیح میں، ناٹ عیسوی، قبل مسیح الگ ہے، عیسوی الگ ہے، تو ہم اب جو کیلنڈر فالو کرتے ہیں وہ عیسوی کا ہوتا ہے، اس سے پہلے کا جو کیلنڈر تھا وہ قبل مسیح کا تھا، جب تاریخ نہیں لکھی جاتی یا تاریخ کے بارے میں معلومات نہیں تھے، تو قبل مسیح 2001 قبل مسیح میں یہ آریہ جو ہے ہندوستان میں داخل ہوئے، ابتدائی آریہ جو ہے ہندوستان میں داخل ہوئے، جبکہ 1500 قبل مسیح تک پنجاب کا پورا علاقہ پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یہ 2001 قبل مسیح میں ہندوستان میں، یہاں تاریخ میں جو تاریخیں بتائی ہیں واپس الٹی بتائی جاتی ہیں، لیکن ایکچولی 2001
2001 कबल मसीह में ये हिंदुस्तान में दाखिल हुए और 1500, अब आप लोगों के जहन में ये बात आ रही है 2000 पहले आया फिर 1500 बाद में आ रहा, तो तारीख जो है कबल मसीह की तारीख ऐसी ही लिखी जाती है। तो 1500 कबल मसीह में 1500 कबल मसीह तक जो है पंजाब का सारा इलाके पर आर्यों का कब्जा हो गया था, आर्य कब्जा कर चुके थे। अब पंजाब कौन से इलाके में था? पहले बात आई थी शुमाल मगरबी इलाका। शुमाल मगरबी इलाका पंजाबी इलाका कहलाता है। पाकिस्तान को जो लगता, पाकिस्तान को बॉर्डर जो लगता, राजस्थान का, पाकिस्तान, पंजाब का, कश्मीर का, दिल्ली का जो दरमियानी इलाका है वो शुमाल मगरबी इलाका कहलाता है। तो शुमाल मगरबी इलाके में, पंजाब के इलाके में ये सारे फैल गए थे, सारे इलाके पर इनका कब्जा हो गया था। आर्या कोई बड़ी जंग जीत कर हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हुए। जब वो दाखिल हो रहे थे हिंदुस्तान आए तो बल्कि वो हिंदुस्तान को मुंतकिली के दौरान जगह जगह द्राविड़ियों से इनकी छोटी छोटी झड़पें हुई हैं। यानी कि ये बता रहे हैं कि आर्या जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं शुमाल मगरबी इलाके से, जब वो दाखिल हुए हैं और पंजाब के इलाके पर पूरा कब्ज़ा कर लिए थे, पूरा छा चुके थे, पंजाब के इलाके पर फैल गए थे। तो ये जो है जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए इन्हें कोई बड़ी जंग लड़कर आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसा कि इससे पहले बताया गया था, ये क्या बोलते गजनवी है, फिर गौरी है, मुग़ल है, ये बड़ी बड़ी जंगें लड़के हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। वो बात आसानी दाखिल नहीं हुई, बल्कि उन्हें जंगें लड़कर हिंदुस्तान में दाखिल होना था। आर्यों को ऐसा कोई जंग लड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई और वो लड़े भी नहीं, बड़ी जंग लड़कर नहीं आए। जब वो दाखिल हुए हैं इनका मुकाबला हिंदुस्तान के असल बाशिंदे द्राविड़ियों से था। तो जगह जगह इन द्राविड़ियों से छोटी मोटी झड़पें होती रही हैं, छोटी मोटी जंगें होती रही हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रही है। बआसानी ये हिंदुस्तान में दाखिल हुए। जनूबी एशियाई मुल्क मशरक़ी हिंदुस्तानी मुल्क हिंदुस्तान में दाखिल हुए। तो ये आर्या जो है आर्या का मुकाबला जब दाखिल होता है इनका मुकाबला द्राविड़ी नस्ल से था, जो असल हिंदुस्तानी शहरी है, जो असल हिंदुस्तानी कहलाते हैं। तो ये जो इनके सामना होने की वजह से ये द्राविड़ियों पर फतह करते रहे और द्राविड़ियों को पीछे ढिकलते रहे। शुमाल से ढिकलते पिछाड़ाते वो जुनूब तक आ गए द्राविड़ी। अब जुनूब में जितनी नस्लें हैं वो द्राविड़ी नस्ल के हैं, हम भी उसी में शामिल होते हैं और हमारे जितने आसपास के माहौल में हैं वो भी द्राविड़ी नस्ल के। जबकि शुमाली हिंद के बाशिंदों को देखेंगे आप, अब हमारे इधर जुनूब के हिंद के बाशिंदों को देखेंगे, उनके खत खाटी में थोड़ा डिफरेंट है। ये डिफरेंस जो है आब हवा के अतबार से आता है, आब हवा के अतबार से, खान पान से, रहन सहन से ये बॉडी के स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है। तो शुमाली हिंद के बाशिंदों को आज वो अपने आप को, शुमाली हिंद में जितने बाशिंदे हैं वो अपने आप को आर्या नस्ल के बताते हैं। आर्या नस्ल के जो है ऊंचे खत के, गोरे रंग के, अच्छे नक्श निखार के लोग होते थे। तो जुनूबी हिंद के लोगों में ये बात तासुर पाएगा। जो दाखिल हुए तो द्राविड़ियों से मुकाबला था, तो द्राविड़ियों को जगह जगह शिकस्त देते हुए, पीछे ढकलते हुए, जुनूब की तरफ ढकलते हुए जुनूब में ढकल दिए और इस तरह से वो हिंदुस्तान में दाखिला होना शुरू हुए हैं। छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रही, छोटी छोटी झड़पें होती रही हैं आर्यों के दरमियान और द्राविड़ियों के दरमियान। द्राविड़ी जो है असल हिंदुस्तानी हैं। सबसे पहले वो पंजाब में मुक़ीम हुए, यानी कि आर्या सबसे पहले पंजाब में मुक़ीम हुए, सुकूनियत इख्तियार की है, क्योंकि पंजाब ही एक ऐसा इलाका है जो मशरक़ी मगरबी इलाका कहलाता है। तो वो द्राविड़ी जो है मशरक़ी मगरबी इलाके से हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। इन्हें कोई बड़ी जंग लड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई और लड़े भी नहीं। छोटी छोटी झड़पों के साथ, छोटी छोटी लड़ाइयों के साथ वो दाखिल हुए और पंजाब के इलाके पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया, पूरी तरह से मुक़ीम हो गए, पूरी तरह से फैल गए पंजाब के इलाके में। नामवर बंगाली मौरिख एसी दास के मुताबिक आर्यों का हकीकी वतन सिंधु था। अब देखिए यहाँ पे भी अब तो साथ पाया गया है। ये एक नामवर बंगाल का मौरिख है, नामवर बंगाल का एक तारीखदान है। वो लिखता है कि उसके मुताबिक जो है, जिसका नाम था एसी दास मौरिख था, बंगाल का था एसी दास। वो लिखता है कि उसके मुताबिक आर्यों का जो हकीकी वतन है, असल वतन, हकीकी यानी कि असल वतन जो है वो है सिंधु था। सिंधु
अब उससे पहले बाद मौरखीन में मैक्स मुलर कहता है कि वस्त एशिया, मैक्स मुलर ये कहता है कि ये लोग वस्त एशिया के इलाके के रहने वाले लोग हैं। बाद में मौरखीन का दूसरा ग्रुप ये कहता है कि ये जनूबी रूस के रहने वाले हैं। बाद ये बताते हैं कि ये आस्ट्रेलिया के इलाके के रहने वाले हैं। लेकिन बंगाल का मौर्रिख एसी दास के मुताबिक ये आर्या जो थे वो सिंधु इलाके के रहने वाले थे, यानी सिंध और पंजाब के इलाके को इन्होंने सिंधु का नाम दिया था। सिंधु यानी कि एसी दास सिंध और पंजाब के इलाके को सिंधु का नाम दिया था। इस तरह से आर्यों की आमद का सिलसिला चलता रहा। तो अब इस ताल्लुक़ से चैप्टर का ताल्लुक़ तवील है, इंशाल्लाह इस क्लास हम कल लेंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आर्यों के वतन के ताल्लुक़ से तो इख्तलाफात राय पाई गई है, लेकिन आर्या की तहज़ीब को जदीद तरक्की याफ़्ता तहज़ीब कहा जा सकता है। ये बहुत तहज़ीब याफ़्ता लोग थे और ये वैदिक दौर से जोड़कर देखा जाता है। वैदिक दौर को और आर्यों को जोड़कर देखा जाता है। आर्यों के ताल्लुक़ से तो बहुत सारे इख्तलाफात हैं, इनके वतन के ताल्लुक़ से, इनकी नस्ल के ताल्लुक़ से। वैसे तो 19वीं सदी से पहले इन्हें कोई नस्ल नहीं कहा गया था, 19वीं सदी से पहले इन्हें कोई कबीला नहीं कहा गया था, बल्कि 19वीं सदी में तहकीकात की बुनियाद पर आर्यों को एक नस्ल कहा गया था। नस्ल अलग अलग नस्ल होती है, ज़ाहिर सी बात है, ईरानी है, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, फिर अफ़गानिस्तानी है, फिर आप अफ्रीकन है, ये अलग अलग नस्ल के लोग होते हैं, अलग अलग इलाके में अलग अलग नस्ल के लोग होते हैं। लेकिन 19वीं सदी से पहले तक आर्यों को कोई नस्ल नहीं कहा गया था। लेकिन 19वीं सदी में यहाँ के मौरखीन आर्यों को एक नस्ल करार देते हैं और उनके ख़त काटी के बारे में वाज़ेह सबूत देते हैं और इनके वतन, हकीकी वतन के बारे में इख्तलाफात पाए गए हैं। बाज़ मैक्स मुलर ये बताते हैं कि ये वस्त एशियाई के लोग थे, वस्त एशियाई से इनका ताल्लुक़ था, वस्त एशियाई इलाका इनका इलाका था। लेकिन दूसरा ग्रुप ये बताता है कि ये जनूबी रूस के रहने वाले थे, जनूबी रूस के बाशिंदे थे, हिजरत करके हिंदुस्तान में दाखिल हुए। बाज़ ये बताते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया से हिजरत करके हिंदुस्तान में दाखिल हुए। अब आखिरी में नामवर बंगाल का नामवर मौरख एसी दास ये कहता है कि सिंधु के रहने वाले हैं। तो वो नामवर एसी दास सिंधु का इलाका किसे कहा गया था? पंजाब और सिंध के इलाके को मिलाकर ये सिंधु बता रहे हैं, यानी कि ये यहाँ के रहने वाले हैं। तो पंजाब का इलाका यहीं का, सिंध का इलाका हिंदुस्तानी इलाका कहलाता है, तो यहीं के रहने वालों को ये सिंधु बता रहे हैं। तो इनके वतन के ताल्लुक़ से इख्तलाफात पाए गए और इसी सिलसिले को हम कब आए थे, किस सदी में आए थे, इसी सिलसिले को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।